नमस्कार दोस्तों, मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ई इनवॉइसिंग के बारे में। आज हम कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको देंगे ई इनवॉइसेस से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस हमारे पास कई कमेंट्स के थ्रू हमारे पास में आए, हमारे क्लाइंट्स की भी अक्सर क्वेरी आती रहती है कि सर ई इनवॉइसिंग के बारे में भी आप कुछ बताएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि आखिर ई इनवॉइसिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी। अब पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ई इनवॉइस एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है। हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कि पहले 100 करोड़ की लिमिट थी, 50 करोड़ की लिमिट थी। आज की हम बात करते हैं, आज लिमिट है 20 करोड़ की, यानी 1 अप्रैल 2022 से जो ई इनवॉइसिंग की लिमिट है वो है 20 करोड़ रुपए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ई इनवॉइस जो लिमिट है 20 करोड़ की, वो 20 करोड़ कैसे कैलकुलेट होगी। यानी कि हमने ये तो कह दिया कि जी ई इनवॉइस की लिमिट 20 करोड़ है, लेकिन अगला क्वेश्चन जो हमारा बन के आया कि व्हेन शुड आई स्टार्ट जनरेटिंग ई इनवॉइसेज, यानी कि मुझे अपनी ई इनवॉइस कब जनरेट करनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि जी 1 अप्रैल से जो डेट है वो क्या डेट बताई मैंने आपको, क्या लिमिट बताई आपको, 20 करोड़ रुपए। अब 20 करोड़ की 1 अप्रैल 2022 से आपकी डेट आ जाती है, तो क्या मैं 1 अप्रैल से ए इनवॉइस शुरू कर दूं? तो क्वेश्चन आएगा कि उससे पहले आपको एक बात देखनी पड़ेगी। देखनी क्या पड़ेगी कि ई इनवॉइस वही व्यक्ति जनरेट करेगा, 20 करोड़ की लिमिट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर टर्नओवर जो थी वो कितनी थी, 20 करोड़। जी हाँ, करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है। करंट ईयर से कोई मतलब नहीं है कि जी 20 करोड़ की आपकी टर्नओवर कब होगी। फॉर एग्जांपल कि पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर आपकी जो टर्नओवर थी, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपकी टर्नओवर थी 15 करोड़, राइट सर। इस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से मई के महीने में ही आपकी टर्नओवर हो जाती है 25 करोड़। क्वेश्चन ये आता है कि जी मेरी मई में 25 करोड़ की टर्नओवर हो गई, आपने बताया कि 20 करोड़ की लिमिट है ई इनवॉइसिंग के लिए, तो क्या मुझे मई से जो इनवॉइस जनरेट होंगी या जब मेरी 20 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो गई तो मुझे ई इनवॉइसिंग शुरू करनी है? तो आंसर है इसमें नो। नो का मतलब क्योंकि आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो टर्नओवर थी वो थी 15 करोड़ रुपए, तो आप ई इनवॉइस नहीं जनरेट करेंगे, यानी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी ई इनवॉइस की नहीं आती है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपको जो टाइम देखना है वो देखना है आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22। यदि आपकी 21-22 के अंदर टर्नओवर अगर आपकी 25 करोड़ होती और आपको लगता है कि इस साल मेरी जो टर्नओवर है काफ़ी कम हो जाएगी, किसी कारण से बिजनेस नहीं चल पाएगा, मेरी टर्नओवर कुल 10 करोड़ रुपए रह जाएगी, तो भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर में जो आपका टर्नओवर था वो 20 करोड़ को क्रॉस कर गया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई ई इनवॉइस जो है आपको कब जनरेट करनी है। यानी कि अगर आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है तो ही आपको ई इनवॉइस आपके ऊपर मैंडेटरी होगी। अगला क्वेश्चन आता है कि जी ई इनवॉइसिंग के फायदे क्या हैं। सर सबसे बड़ा फायदा तो सरकार को है, आपको है या नहीं वो बात की बात है। क्योंकि सरकार को फायदा ये है कि आप जैसे ही ई इनवॉइस जनरेट करते हैं फेक इनवॉइसिंग खत्म हो जाती है। मतलब आपने इनवॉइस पहले अगर आप पेपर पे कर रहे थे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने सॉफ्टवेयर पे अगर आप कर रहे थे तो फेक इनवॉइस के चांसेस रहते हैं। ई इनवॉइसिंग होती है गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर। अब चूंकि गवर्नमेंट पोर्टल पर है तो अब आपने एक बार अगर इनवॉइस जनरेट कर दी तो क्या आप उसको कभी चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और जब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो फेक इनवॉइसिंग का मैटर ही क्लोज हो जाता है। दूसरा है रियल टाइम ट्रैकिंग। मींस जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करोगे सरकार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, रियल टाइम बेसिस पे पहुंच जाती है, उसे पता चल जाता है कि किस समय कितने बजे आपने इनवॉइस जनरेट किया। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर फेक इनवॉइस पे मैं भी तो ऐसा कर सकता हूँ कि जी मैंने इनवॉइस जनरेट की, माल भेज दिया, उसके बाद में मैं उस इनवॉइस को हटा दूँ, रिकॉर्ड से गायब कर दूँ। सर आप बहुत दूर की सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले एक बात ये सोच लीजिए कि यदि आप ऐसा करते हो, सबसे पहले तो चूंकि सरकार के पास इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि आपने इनवॉइस बनाई, तो अब आपको उस इनवॉइस को कैंसिल करना पड़ेगा। अब अगर आप कैंसिल करोगे तो क्वेश्चन तो अगला आएगा ना कि आपने इनवॉइस कैंसिल की क्यों। दूसरा, ई इनवॉइसिंग भी आपकी बनी हो, सर ई वे बिल भी आपका बना होगा। अब ई वे बिल का भी आपने उसे भी आप कैंसिल करने जा रहे हो।
तो क्वेश्चंस बहुत सारे उठेंगे, फिर आपको जवाब देना मुश्किल होगा। आप कितना मैनेज कर पाओगे पूरे महीने में? आप क्या रोज ऐसा ही कर पाओगे कि इनवॉइस बनाई और कैंसिल की? क्वेश्चंस जनरेट होंगे। तीसरा है इजी टू फाइल GSTR1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अब आपके लिए GSTR1 फाइल करना आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? कि भाई जब आपकी सारी चीजें ऑनलाइन हैं, आपने ई इनवॉइस बनाई, ई इनवॉइस बनाते ही वो रियल टाइम बेसिस पर पोर्टल पे चली गई, तो वहां से इंफॉर्मेशन सीधे आपके GSTR1 के अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाएगी। तो आपको जो मेजर बेनिफिट है वो सिर्फ यही है कि आपकी GSTR1 आपके लिए आसान हो जाएगी भरना। बाकी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सरकार के लिए बेनिफिट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि क्या ई इनवॉइस एप्लीकेबल है RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर? इसको समझते हैं। सर मेरी टर्नओवर थी 20 करोड़ से ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, मैंने ये बात मान ली। अब क्या है कि सर मैंने कुछ परचेज किए जिसके ऊपर RCM लगती है, या मैंने कोई सर्विसेज ली जिस पे RCM लगती है ना, जो RCM में कवर हो जाती है। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है कि सर क्या मुझे उस केस में भी ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी? क्योंकि नॉर्मल केस में भी अगर हम RCM पे करते हैं तो हमें एक इनवॉइस जनरेट करनी पड़ती है, तो क्या इस केस में करनी पड़ेगी? तो आंसर है यस, आपको बिल्कुल इनवॉइस जनरेट करनी होगी। RCM के केस में भी आपकी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जी सर मैंने जिससे परचेज किया था, चूंकि मैं RCM में हूं तो मुझे सिर्फ इनवॉइस जनरेट करनी है, तो मैं विदाउट ई इनवॉइसिंग के भी काम चला रहा हूं। नहीं, आप कोई भी इनवॉइस, यानी इनवॉइस का मतलब ये हो गया कि चाहे आप डेबिट नोट इशू करते हैं, आप कोई क्रेडिट नोट करते हैं, वो सभी अब आपकी ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही मूव करेगी। अगला क्वेश्चन है कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल टू नील रेटेड और होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई। सर मेरा एक सप्लायर है X, जो सारी सप्लाई जो उसकी है वो है नील रेटेड है, वो सारी नील रेटेड करता है, या फिर वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, जो भी उसकी सप्लाई है वो और कोई सप्लाई करता ही नहीं है। क्या उसको भी ई इनवॉइस जनरेट करनी होगी? लास्ट ईयर सर उसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा की थी, बताइए सर। उसमें आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप नील रेटेड सप्लाई करते हैं या आप होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं, तो उस केस में आप इनवॉइस कौन सी जनरेट करते हैं? टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई? बताइए। बिल्कुल ठीक, उस केस में आप टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई जनरेट करते हैं। और ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है, बिल्कुल सही बात की, टैक्स इनवॉइस के ऊपर। तो यदि आप नील रेटेड सप्लाई करते हैं या होली एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, तो उस केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल क्या हुआ? होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप उस केस में सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं। तो बिल ऑफ सप्लाई के केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। यदि अभी भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।